नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। आज इस शो में हम बात करेंगे बिहार से उठ रही राजनीतिक आवाजों की, जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही हैं और विशेष पैकेज की भी मांग कर रही हैं। राजनीतिक तौर पर इस बार बिहार के पास वो दमखम है जो केंद्र सरकार को झुका सकता है। बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक अहम भूमिका निभाई है केंद्र सरकार को बनाने में, और उसकी वजह से अब उनके पास एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाए और विशेष आर्थिक पैकेज भी केंद्र से ले जाएं, क्योंकि ये बहुत पुरानी मांग है। जब बिहार के डेवलपमेंट की बात की जाती है तो निचले पायदान पर खड़ा पाया जाता है, और ये जरूरी भी है, जेन्युइन मांग है कि बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले, जिससे कि वहां पर अच्छा विकास हो सके, अच्छा डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जिससे कि रोजगार भी वहां बने, अवसर मिले और उस राज्य का एक अच्छा तरीके से विकास हो। तो फिर वहां के लोग जो पलायन करते हैं, पूरे देश में जो जाते हैं लोग, वो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकेगा। तो रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान भी ये मांग कर रहे हैं, वो भी सरकार में है। जीतन राम मांझी साहब ये भी मांग कर रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, आर्थिक पैकेज दिया जाए। अब ये लोग अब सरकार में हैं तो अब कितना मांग अपनी सरकार के सामने रखेंगे और कितना प्रेशर बनाएंगे। नीतीश कुमार के अभी अभी पार्टी में शामिल हुए बहुत करीबी, उन्होंने मांग की है कि अब विशेष राज्य का दर्जा और आर्थिक पैकेज मांगा जाएगा और इसको बहुत जोर शोर से इस मांग को रखा जाएगा। हमारे साथ इस पूरे पैनल पर वत्सल राय जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका स्वागत करते हैं। वत्सल जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई, सभी देखने वालों को भी मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट नमस्कार। हैं, सीधे हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्येंद्र, मैं जानना चाहूंगा, बिहार, आप चूंकि बिहार की पॉलिटिक्स करते हैं और जिस तरीके से बिहार को पिछड़े, अगर उसकी लिस्ट बनाई जाए डेवलपमेंट के आधार पर, तो नीचे से गिना जाता है, सबसे नीचे के पायदानों में आता है। तो कितनी जरूरत है विशेष राज्य और विशेष आर्थिक पैकेज की, एक सवाल। दूसरा ये कि जिस तरीके से इस बार सरकार में बिहार का बड़ा रोल है, केंद्र की सरकार अगर बिहार से सपोर्ट ना मिले, केंद्र की सरकार बन नहीं पाएगी। इस नजरिए से आप कितना ये मानते हैं कि इस बार हो सकता है बिहार को विशेष राज्य और विशेष आर्थिक पैकेज मिल जाए? महेंद्र जी, वास्तव में जरूरत तो है बिहार को स्पेशल पैकेज की। जरूरत थी स्पेशल स्टेटस की। जब 2000 में बिहार बटा तो बिहार में आरजेडी की सरकार बनी और झारखंड में बीजेपी की सरकार। बिहार बटी ही थी इसलिए कि सत्ता का बंटवारा हो। आप याद कीजिए, उस समय देश में बीजेपी की सरकार थी। अगर ये सरकार चाहती तो बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल सकता था, लेकिन जो सत्ता पर सत्तासीन थे, जो नेतृत्व कर रहे थे सत्ता का, उन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना, इसलिए कि उनके मनोनुकूल यहाँ पर सरकार नहीं थी। अगर सिर्फ बिहार का ख्याल करता तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना चाहिए था, क्योंकि बिहार केवल कृषि प्रधान प्रदेश बच गई थी और पूरा का पूरा इंडस्ट्री चला गया था झारखंड में। देश जब आजाद हुआ तो नेचुरल इंडस्ट्रीज के लायक सारे खदान थे झारखंड के इलाके में, और कृषि के सारे क्षेत्र थे बिहार के इस इलाके में, जो आज का वर्तमान बिहार है।
पहले जितने भी पैसे लगे इंडस्ट्रीज के रूप में वो सब उसी इलाके में लगे जो आज का झारखंड है। तो चाहिए तो ये था कि जब बटा तो ये स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस देना चाहिए था बिहार को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो देश में यूपीए की सरकार बनी। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार बन गई थी 2004 में। अब क्या है कि 2 साल तक स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता था, तो ये कानूनन स्पेशल स्टेटस का स्थिति नहीं रह गया जब मनमोहन सिंह की सरकार आई और यहाँ पर एनडीए का सरकार बना। अब देखिए, आज के डेट में नीति आयोग का स्पष्ट है कि किसी भी देश में अगर अलग होती है प्रदेश तो बढ़ती है तो स्पेशल स्टेटस नहीं दे सकते उस स्टेट का। हाँ, पैकेज दे सकते हैं, पैकेज दे सकते हैं। और मनमोहन सिंह ने बिहार को 1,28,000 करोड़ का पैकेज दिया, जिसमें 28,000 करोड़ रुपया सिर्फ बिजली के रिनोवेशन के लिए था। उसमें 5 कंपनी बनी, जनरेशन, ट्रांसमिशन और ऐसे ऐसे करके, तो ये सारा चीज हुआ। लेकिन जो चाहिए सो ये कर नहीं पाए पिछले 10 वर्षों में, क्योंकि व्यक्तिगत लड़ाई थी मोदी जी की और नीतीश जी की, इसलिए मिल नहीं पाया। मुझे ख्याल है 2020 के चुनाव के पहले थोड़ा क्लैश था, तो नीतीश जी ने एक बयान दिया, अखबारों में छपा कि 2005 से 15 तक बिहार को 14 तक बिहार को 40,000 करोड़ रुपया एवरेज मिला केंद्र सरकार से, और 2015 से 20 तक 30,000 एवरेज मिला, यानी घट गया। जब बिहार को 1,28,000 करोड़ रुपया मिला या 80,000 करोड़ रुपया मिला होगा, उसके पहले 70,000 करोड़ रुपया, तब जाकर के 4 से 14 के बीच में 40,000 करोड़ का एवरेज आया, और बाद में ये 5 वर्षों तक 30,000 का आया, यानी इतना घट गया, नहीं मिला समझिए। लेकिन चुनावों में एनडीए हमेशा ये बनाते रही कि मेरी सरकार आएगी तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे, मांग करते रहे, ताकि यूपीए से अलग हट करके, पहले भी मांगते रहे जब यूपीए की सरकार थी स्पेशल स्टेटस के लिए, लेकिन ये सब पब्लिक को दिखावा है और कुछ नहीं है। हाँ, अगर देना चाहे सरकार तो दे सकती है, दोनों ऊपर नीचे डबल इंजन की सरकार है, स्पेशल पैकेज दे सकती है, 1.5 लाख करोड़ रुपया दे सकते हैं विकास के लिए, और नीतीश जी के नेतृत्व में विकास संभव भी है, क्योंकि पहले 2005 से 2010 के बीच में बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, बहुत सारे विकास के योजनाएं शुरू हुई जो आज तक चल रही हैं। उन दिनों की योजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास करने का मौका मोदी जी को भी मिला टाइम टू टाइम, और अभी सुनते हैं कि 30,000 करोड़ रुपए का ये लोग मांग रहे हैं स्पेशल पैकेज। तो ये तो बहुत नहीं है, जितनी महंगाई बढ़ गई है उसमें 30,000 करोड़ तो कुछ नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि कम से कम जो जनता के बीच में हम मांग करते रहें, मेरा लाज बच जाए, इसलिए ये इतना कम में भी तैयार है। अब देखिए, तीनों घटक दल हैं, स्थिति भी वैसी है, मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी नीतीश जी के नेतृत्व में कभी कुछ दे पाएंगे, जी आपके क्योंकि पास डर रहता है इनके विकास के गति को देख करके। जी बिल्कुल आपके पास लौटेंगे डॉक्टर सत्येंद्र। वात्सल्य जी को शामिल करते हैं। वात्सल जी, जिस तरीके से बिहार की ये डिमांड बहुत पुरानी डिमांड है, लेकिन क्या इस बार जिस तरीके से राजनीतिक सिचुएशन बनी है, पॉलिटिकल सिचुएशन बनी है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिवली इस मांग को माना जाएगा, और या फिर ये नेता लोग इस मांग को मनवाने पर मजबूर कर देंगे, मानने पर मजबूर कर देंगे मोदी सरकार को? जी महेंद्र भाई, राजनीति की बात मैं दूसरे नंबर पर करूंगा। पहली बात मैं ये करूंगा कि क्या बिहार उस कैटेगरी में आता है
ये स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज उसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जो बिहार की एक तस्वीर आपने बनाई अभी शुरुआत में, जब हम लोगों ने डिस्कशन की शुरुआत की, और उससे भी ज्यादा पूरे देश में बिहार की एक इमेज बनी हुई है ऑलरेडी। और जो स्पेशल स्टेटस पाने के लिए जो पात्रता होती है किसी भी राज्य की, उसमें यह होती है कि संसाधनों की कमी से राज्य जूझ रहा हो। और आज सीनियर मंत्री हैं नीतीश सरकार के, विजय कुमार चौधरी, जेडीयू के सीनियर नेता है, उन्होंने बताया कि झारखंड बनने के बाद से बिहार के पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है, खनिज नहीं निकलते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा कोई समुद्र तट नहीं है, कृषि आधारित राज्य है, और वहां भी बाढ़ वगैरह आती है। ये मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन कर रहा हूं। तो किसानों को भी कई दिक्कतों से जूझना पड़ता है। दूसरी जो क्राइटेरिया है कि प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो निम्न उसका स्तर होना चाहिए, और आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए, और इस तरह की कई कैटेगरीज हैं जिनके आधार पर दिया जाता है। राज्यों का जब डिवीजन होता है उस समय भी दिया जाता है, और 11 राज्यों को अभी तक स्पेशल स्टेटस मिल चुका है। 69 में इसकी शुरुआत हुई थी, असम और नागालैंड को मिला था, और उत्तराखंड और जब तेलंगाना अलग हुए तो इन दोनों राज्यों को भी स्पेशल स्टेटस मिला। तो बिहार की एक तस्वीर जो आपने गढ़ी, और एक पूरा ओवरऑल, जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो बिहार के लोगों को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था जिसको लेकर बड़ा विवाद भी हुआ था, बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। पलायन की बात होती है। पलायन इसीलिए होता है कि रोजगार नहीं है, रोजगार के क्योंकि साधन सीमित है। अगर बिहार विकास करेगा, और बिहार का एक इतिहास है, वो आज का इतिहास नहीं है, वो बहुत पीछे तक जाता है, जिस इतिहास का गुणगान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार भी करती है। और बिहार से उनको बड़ी मोहब्बत भी लगातार मिली है। अभी वो गए थे नालंदा के उद्घाटन के लिए, विश्वविद्यालय के कैंपस में जब वो गए थे तो वहां के इतिहास को उन्होंने याद भी किया। आजादी की लड़ाई में बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम महात्मा बुद्ध के समय ना जाएं, अशोक द ग्रेट के समय में ना जाएं, अशोक लाट का जिक्र ना करें, तो आजादी के आंदोलन जो महात्मा गांधी की अगुवाई में चला आंदोलन, और महात्मा गांधी ने भी अपने जो आजादी के आंदोलन की शुरुआत बिहार से की थी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार की भूमि से आते हैं, और अब तक नेताओं का एक क्रम है। और पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को कई लोग, राजनीतिक दल खासतौर पर, एक ब्लॉक के तौर पर देखते हैं, जहां लगभग 100 से ज्यादा सीटें आती हैं। 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, 40 सीटें बिहार की, और 14 सीटें झारखंड की। तो पूरे एक ब्लॉक के तौर पर इसको देखा जाता है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर संवारने की लंबे समय से कोशिश हुई, क्योंकि जो महानगर है उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे, जैसे आगरा ताजमहल की वजह से हमेशा चर्चा में रहा, वहां का विकास हुआ, टूरिस्ट आते रहे। काशी का विकास अब ज्यादा तेज गति से हुआ जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां सांसद बने, वहां उन्होंने काशी को चुना। इसी तरह अगर आप अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या में भी एक विकास की नई सरयू बही है। वहां तमाम तरह के विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं, और विकास कार्य हो रहे हैं। और इस तरह के कई शहर हैं, औद्योगिक शहर के तौर पर कानपुर है। लेकिन अगर आप बिहार को देखें, और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, झारखंड के अलगाव के बाद बिहार में न तो कोई इस तरह की बड़ी इंडस्ट्री लगी है, क्योंकि जो ज्यादातर संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे, खनिज थे, वो झारखंड में चले गए। उसी तरह टाटा नगर जैसे, जमशेदपुर जैसे जिले, रांची जैसे जिले वहां चले गए। तो बिहार के पास ज्यादा संसाधन नहीं रह गए प्राकृतिक, जहां से उनकी कमाई हो सके। और बिहार राजनीतिक तौर पर सशक्त राज्य है, लेकिन जब आपके पास संसाधन नहीं होंगे, आर्थिक सुविधाएं नहीं होंगी, आपको एक लेवल पर आना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और ये एक सही समय है। सही समय इस लिहाज से है क्योंकि एनडीए का प्रदर्शन 2019 जैसा नहीं रहा बिहार में। बावजूद इसके 30 सीटें बिहार से मिली हैं एनडीए को। 12 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, 12 सीटें जेडीयू ने जीती हैं, 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी ने जीती है, और जीतन राम मांझी इकलौते सांसद हैं। और कई मंत्री भी अब हैं, ललन सिंह मंत्री हैं वहां पर, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, रामनाथ ठाकुर साहब मंत्री हैं। 4 मंत्री हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं। और जेडीयू ने 29 जून को जो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ दिल्ली में हुई, वहां पर भी ये क्लियर कर दिया था कि स्पेशल पैकेज की हम मांग उठाएंगे। स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज दोनों मांग आंध्र प्रदेश भी उठा रहा है। और जैसा एनडीए को कहा जा रहा है इस समय,
4 जून को जो नतीजा आए हैं उसके बाद से 9 जून को जो सरकार बनी है, लगभग 1 महीना हो गया है। नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस। तो नीतीश कुमार अपनी मांग को लेकर कितना आगे जाएंगे, ये समझने की बात होगी, देखने की बात होगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, जो एनडीए के पहले कन्वीनर रह चुके हैं, एनडीए के साथ रह चुके हैं, और बीच में 2018 में वो एनडीए को छोड़कर भी गए थे, और लोग जानते हैं कि वो टफ बार्गेनर हैं, वो टफ बार्गेनिंग करते हैं। तो वो आंध्र प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ लेंगे। तो बिहार के ये तमाम सारे नेता, क्योंकि ये केवल सत्ता पक्ष के जो एनडीए में जुड़े हुए नेता हैं, जिन 3 नेताओं का आपने जिक्र किया, इसके अलावा ये राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी पार्टियों की भी मांग रही है। बीजेपी भी इस मांग का विरोध नहीं कर सकती है, जो खासतौर पर बिहार के नेता हैं। बीजेपी के जो नेता हैं बिहार में, वो जाति जनगणना जब कराई जा रही थी तो बहुत से नेता उसके समर्थन में नहीं थे, लेकिन वो उसके खिलाफ नहीं बोल पाए। और जब जाति जनगणना के जब नतीजे आए तो सारे नेताओं ने, सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के सारे नेताओं ने उसका क्रेडिट लिया कि हम भी इसमें शामिल थे और ये फैसला हमारी मर्जी से लिया गया। तो अब बजट सेशन शुरू होने वाला है, बिल्कुल मुहाने पर है। 23 जून से वो सेशन की शुरुआत होनी है। तो सही मौके पर, मौका देखकर बात की गई है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और इस गठबंधन के एक प्रमुख व्यक्ति हैं चंद्रबाबू नायडू, वो दिल्ली आकर अपनी मांग बकायदा बता चुके हैं। तो अगर बिहार के नेता इस समय अपनी मांग नहीं उठाएंगे तो वहां की जनता भी सवाल कर सकती है। बिहार के लोग, संसाधन भले ही बिहार में कम है, लेकिन राजनीतिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर बहुत प्रबुद्ध है, बहुत इंटेलिजेंट कौम है पूरी बिहार की। मतलब मैं जातियों की कौम के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे एक राज्य को देख रहा हूं, एक ब्लॉक के तौर पर देख रहा हूं। और बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं। और जब भी परिवर्तन का एक बिगुल बजा है, जो आजादी के बाद का भी इतिहास रहा है, वो बिहार से ही बजा है। तो ये एक ऐसा मौका है उनके पास कि वो अपने राज्य की अगर वास्तविक सूरत बदलने के दिशा की बात कर रहे हैं, तो वो इस मांग को पुरजोर तरीके से जैसा उठा रहे हैं उस पर वो परस्यू करेंगे। अब ये तो केंद्र के पाले में गेंद है, तय तो केंद्र सरकार को करना है। और स्पेशल स्टेटस में मिलता क्या है, जो वहां उद्योग धंधे लगते हैं उनको टैक्स में छूट मिलती है, और जो राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं उसमें 90% हिस्सा, केंद्र सरकार की योजनाएं, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार की योजनाओं में 90% जो फंड होता है वो केंद्र सरकार मुहैया कराती है, और 10% फंड स्टेट गवर्नमेंट देती है। ये स्टेटस ना होने पर, स्पेशल स्टेटस ना होने पर 60-40 का वो रेशियो रहता है। तो अगर स्टेटस मिलता है और बड़े लंबे समय से मांग है, और ये मांग पूरा करने का बिहार के लोगों को लगता है कि समय है, और बहुत सारे लोग इसको दबाव की राजनीति के तौर पर भी देख रहे हैं। और लेकिन ये दबाव की ऐसी राजनीति है जो कि केवल अकेले नीतीश कुमार इस मांग को नहीं उठाएंगे, सारे दल मिलके उठाएंगे। और जब बिहार एक ब्लॉक के तौर पर बात करेगा, तो केंद्र किस तरह से इसको सेटिस्फाई करता है, हाँ करता है या ना करता है, क्योंकि कई ऑप्शंस की भी बात शुरू हो गई है कि स्पेशल स्टेटस ना मिले तो स्पेशल पैकेज मिले। स्पेशल पैकेज की घोषणा पहले भी हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन के पहले, बिहार चुनाव के पहले जिस तरह से ऐलान किया था, एक बार सारे लोगों को वो याद है कि इतने लाख का ऐलान करूं, कि इतने का करूं, कि इतने का करूं। और लोगों का ये दावा है, खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज का, नेताओं का, कि वो मांग कभी पूरी नहीं हुई। उन्होंने डिक्लेरेशन एक किया था। इस बार क्या होता है ये देखने की बात होगी महेंद्र भाई। जी बिल्कुल। और बात यही है कि क्या आखिर पॉलिटिकल प्रेशर इतना बना पाएंगी ये पार्टियां, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है। कहा यह जाता है कि दबाव में नहीं आते हैं, दबाव की पॉलिटिक्स वो नहीं करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में जब बहुत कठिन है ये डगर कि नरेंद्र मोदी इस दबाव में आए। अब सवाल यही उठता है डॉक्टर सत्येंद्र की, क्या नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और इसके अलावा आरजेडी के नेता जो कि विपक्ष में ही सही, ये सब लोग मिलकर क्या इतना दबाव डाल सकते हैं जिससे कि नरेंद्र मोदी सरकार, क्योंकि अगर वो स्वेच्छा से देना चाहते तो 10 साल से केंद्र की सरकार में है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री अभी अभी बने, बीजेपी अभी भी सरकार में आई है। स्वेच्छा से इसका मतलब वो नहीं देना चाहते हैं। देना होता तो वो दे चुके होते। लेकिन अब दबाव से ही मिलेगा, तो क्या इतनी ताकत, जो मेरा पहले भी सवाल था, क्या इस अ, चार जो नेता हैं, जो चार बड़ी पार्टियां हैं बिहार की, इनमें इतनी
इतनी ताकत है कि ये प्रेशर डाल के इस बार वो स्टेटस छीन लें एक तरीके से। क्या आप देख पा रहे हैं? महेंद्र जी, ये तो बात सही है। नीतीश कुमार जी अगर चिराग पासवान और अ, मांझी जी के सहयोग से अगर ये बात रख रहे हैं तो उसमें वजन तो रहेगा। और कुछ नहीं तो आने वाले समय तक ये जरूर बना रहेगा प्रेशर विधानसभा के चुनाव तक बीजेपी पर, कि निगेटिव कुछ नहीं सोचेंगे केंद्र सरकार। ये जरूर प्रेशर रहेगा। अब मुझे नहीं लगता है जो हालात है इस देश का कि कुछ दे पाएंगे। हाँ, जरूर आश्वासन देंगे, आश्वासन देंगे। और इन लोग का भी है, बिहार का जो अगला विधानसभा चुनाव है तब तक ये बात पब्लिक के दिमाग में ये जाती रहे। क्योंकि ये बहुत दिनों से संयुक्त मांग है, बीजेपी भी ये मांग करती है और जेडीयू भी मांग करती है। मुझे नहीं समझ में आता कि देना किसको है। पिछले 10 वर्षों से बिहार में भी सरकार उन्हीं की है, दिल्ली में भी सरकार उन्हीं की है। देना फिर किसको है? किससे मांग करते हैं ये? किससे मांग करते हैं? बीजेपी का भी एजेंडा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का दर्जनों भाषण हुआ होगा स्पेशल स्टेटस का, बिहार को देने का। ये पब्लिक के बीच में रखते रहते हैं जब चुनाव आता है तो मुझे लगता नहीं है, मुझे तो नहीं विश्वास है कि मिल पाएगा। नीतीश जी कुछ कुछ योजनाएं भले ले लें, वो अलग बात है। स्पेशल पैकेज में कुछ हजार करोड़ रुपया ले लें, लेकिन जो हालात है मुझे नहीं लगता। जी उद्घाटन करवाएंगे पहले वाला जो चल रहा है, पहले से ही जो चल रहा है उसी में से दो चार चीज उद्घाटन करवाएंगे। अभी यहाँ गंगा पथवे का है, 3 फेज में उद्घाटन हो चुका और चौथा फेज भी होने वाला है विधानसभा के पहले। इसीलिए पैर पकड़ रहे थे नीतीश जी, डिमोरलाइज कर रहे थे ऑफिसर को, एलएनटी वाले को भी, कि जल्दी जल्दी भाई काम करो ना तो क्या करेंगे कोई ठिकाना नहीं। तो जल्दी जल्दी काम करवाएंगे नीतीश जी। अगला 1.5-2 किलोमीटर होगा, उसका भी उद्घाटन होगा। जबकि एक ही योजना है, योजना एक ही है, दीदारगंज से यहाँ तक दीघा तक, अभी वही चल रहा है। तो ये इतने लोग हैं इंटेलेक्चुअल, कई ऐसे पहले से जो सर्वे चल रहे हैं रेलवे का, एनएचआई का, 4 लेन का, एक्सपेंशन का, कोई सर्वे चल रहा है, उसी में कुछ पैसा दिया हुआ है, उसी में से कुछ कुछ बढ़ेगा होगा कि स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में नहीं मिलने वाला। जी। मोदी जी की सरकार नहीं देगी। तो डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को वत्सल जी लग रहा है कि ये पैकेज ये काम फिर अगर यूपीए सरकार आएगी तो बिहार के लोगों को देगी। वो किसी सरकार को नहीं देती है, उस स्टेट के लोगों को देती है। ये दिमाग में रहता है, ये दोनों में फर्क है जो मैंने महसूस किया है। ये कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं है, ये काम करने की इफिशियंसी और समझ की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। वात्सल जी, ये बात तो डॉक्टर सत्येंद्र ठीक कह रहे हैं कि ज्यादातर समय में डबल इंजन की सरकार रही है। केंद्र में भी एनडीए की सरकार रही और राज्य में भी एनडीए की सरकार रही। नीतीश कुमार ज्यादातर समय में जो मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो गठबंधन तो बीजेपी के साथ ही रहा है ज्यादा लंबे समय तक। बावजूद इसके स्पेशल स्टेटस तो मिला नहीं, स्पेशल पैकेज थोड़ा बहुत मिला होगा जो समय समय पे मिलता रहता है। तो क्या आप अब इस बार ऐसा क्या आप देख रहे हैं कि इस बार मिलने की उम्मीद है, या फिर ये चुनावी एक जो कह रहे हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार की विधानसभा तक इंगेज रखा जाएगा इस तरीके से कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं और हम लेके आएंगे? इंगेज करने वाली बात है सिर्फ अपने मतदाताओं को। देखिए, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार का अपना एक आकलन है, राजनीतिक व्यक्ति है, और यूपीए की जिस तरह से वो भूरी भूरी तारीफ कर रहे हैं कि बिहार के लोगों को दिया जाता है, तो लोगों को क्या दिया गया वो सबको अंदाजा है। बिहार के लोग ही देख रहे हैं कि उनको क्या मिला। मतलब 2004 से 2014 तक उनको क्या मिला, बिहार के लोग खुद आकलन करके बता सकते हैं।
राज्य सरकार के अपने दावे हैं, क्योंकि 2005 से लगातार नीतीश कुमार जी वहां मुख्यमंत्री हैं। राज्य सरकार अपना बताती है किस तरह का विकास कार्य हुआ, लेकिन जो उनके स्पेशल पैकेज की डिमांड अगर पूरी हुई होती तो वो मांग आज नहीं हो रही होती। हाँ, रेलवे मिनिस्टर्स जरूर मिले। एक कार्यकाल के लिए लालू जी वहां थे और रेलगाड़ियां वहां के लिए चली, स्टेशन की स्थिति सुधरी, कुछ जगह रेलवे से जुड़ी हुई फैक्ट्रीज भी लगी। वो जरूर यूपीए सरकार का याद आता है जहां तक मुझे। लेकिन कोई स्पेशल बहुत ऐसा पैकेज मिला हो जिससे विकास की गंगा बह गई हो बिहार में, उसका नजारा नहीं देखने को मिला। और बिहार में विकास का क्या हाल है ये तो बहुत ही क्लियर है। 12 पुल टूट चुके हैं, ढह चुके हैं, और उसको हर पार्टी अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या कर रही है, बता रही है। लेकिन लोगों की नजर में जो बिहार की तस्वीर आ रही है, बिहार के विकास की तस्वीर आ रही है, वो उन्हीं टूटते हुए गिरते हुए पुलों पर आ रही है। लोग उसको लेकर मीम्स और जोक्स भी शेयर कर रहे हैं। तो एक पूरा प्रदेश, गलतियां किसकी हैं इसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूं, एक पूरे प्रदेश की आप इमेज किस तरह की बना रहे हैं, ये एक चीज समझ में आती है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बिहार के लोग बड़े प्रबुद्ध हैं। दूसरी बात यह है कि स्पेशल स्टेटस मांगना वक्त की मांग है। जो मैंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू टफ बार्गेनर हैं, वो बिल्कुल मांगेंगे। अगर बिहार के एनडीए में जुड़े हुए दल इसको इस समय नहीं मांगेंगे तो उनके अपने वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे। और एक नई पार्टी जनसुराज नाम से, या पार्टी का नाम क्या होगा, जनसुराज अभियान में भी पीके लगे हुए हैं, और वो लगातार एनडीए और यूपीए दोनों को घेरने में लगे हुए हैं। अब तो इंडिया अलायंस है, यूपीए नहीं है। तो सवाल पूछने वाले लोग सड़क पर हैं जो आपसे सवाल पूछेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि 4 जून के बाद भी देश में कुछ नहीं बदला, वो सरकार कॉन्टिन्यूएशन में चल रही है। लेकिन यहां ये बात याद रखने वाली है, और इसका प्रेशर गवर्नमेंट, और जब बजट बन रहा होगा तो प्राइम मिनिस्टर से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर तक सबको महसूस हो रहा होगा कि अब स्थिति नंबर्स के मामले में वो नहीं है। पहले अगर 303 या 282 की अगर आप बात करते हैं तो बिहार के एमपीज की वो वैल्यू नहीं थी जो कि 240 के बाद बिहार के एमपीज की वैल्यू है। और मैं केवल जेडीयू के एमपीज की बात नहीं कर रहा हूं। 12 प्लस 5 प्लस 1, ये नंबर हो जाता है बढ़कर लगभग 18। तो 18 एमपीज आज की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थिर सरकार चलाने की गारंटी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। 4 सांसद, उसमें अगर आप आरजेडी के भी जोड़ लेते हैं तो वो नंबर और भी बड़ा हो जाता है, 22 तक पहुंच जाता है। तो ये समझने की बात होगी कि डॉक्टर सत्येंद्र को भले ही ना लगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बजट में बिहार को कुछ मिलेगा, मिलना तय है मेरी नजर में। कितना मिलता है, मांग के अनुरूप मिलता है या नहीं मिलता है, ये एक अलग बात होगी। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर अभी ये नहीं मिला, और जैसा बहुत सारे लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अभी नहीं तो 2 साल 2.5 साल के बाद इस गठबंधन में दिक्कतें आनी शुरू होंगी, खासतौर पर बिहार के चुनाव के आसपास या चुनाव के नतीजों के आसपास। तो ये एक बड़ा मुद्दा उस समय बन सकता है कि अगर बिहार को उस समय भी इग्नोर किया गया तो एक ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है। ये भले ही आज ना दिखे, लेकिन उसकी नींव तैयार की जा रही है। और ये सारे नेता परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो मांग कर रहा है जिसे इस मांग के असर की जानकारी नहीं है, जिसे पब्लिक सेंटीमेंट की जानकारी नहीं है। ये कहा जाता है कि बिहार से बहुत से लोग पलायन करते हैं। बहुत से लोग जो ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, या आईएम आईटी करके विदेश चले जाते हैं, वो लौट के बिहार नहीं आते। लेकिन बिहार में बहुत बड़ी आबादी है जो बिहार में ही रहती है और बिहार के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है। और लोकतंत्र में अच्छा करने का तरीका यही होता है कि आप सरकारें चुनते हैं, अपना टैक्स का पैसा सरकार को देते हैं और वापस चाहते हैं कि आपके लिए लगे। तो बिहार की इतनी बड़ी जनता है, उसकी अनदेखी करना, जो आबादी है, जो जो उसकी डिमांड है, आज से नहीं बरसों से चली आ रही है, और प्रबुद्ध लोगों की जमीन है, इतिहास है उसका। तो आखिर ऐसे राज्य को आप क्यों नहीं विकसित करना चाहेंगे? और ये जनता से उठती हुई मांग है, इसको कब तक अनदेखा किया जाएगा ये समझना मुश्किल है। लेकिन आज बिहार के पास वो मौका है, उसने एनडीए सरकार का समर्थन किया है, तो एनडीए का मौका। जैसे बिहार में आपने कई नेताओं के बयान सुने होंगे। एक जेडीयू के ही नेता हैं, उन्होंने कहा कि मैंने मुसलमानों के क्षेत्र में बड़ा काम कराया है, लेकिन ये मुझे वोट नहीं देते, तो मैं भी इनके लिए अब कोई काम नहीं करूंगा। दूसरे गिरिराज सिंह जी हैं, उन्होंने भी कहा, वो तो केंद्र में मंत्री भी हैं, कि मुझे भी मुसलमानों का वोट नहीं मिलता। उन्होंने अगली लाइन नहीं कही कि मैं विकास काम नहीं कराऊंगा।
लेकिन सेंस लगभग वही निकाला गया। पर इस समय जब एनडीए को मजबूत किया है बिहार ने, केंद्र की सरकार को मजबूत किया है बिहार ने, तो वो काम किया है, आपको वोट दिया है। आप बिहार में अगर उसी लॉजिक को मानते हुए आगे चले, तो अब तो बिहार को रीपे करने का टाइम है, और ये सही टाइम है, मुझे ऐसा लगता है महेंद्र भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जिस तरीके से जो 10 साल तक नहीं किया, उसकी वजह ये भी मान सकते हैं राजनीतिक तौर पर कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत में थी। अब इस बार जनता ने इस तरीके का मैंडेट दिया है कि बीजेपी 240 के आसपास है, और वो बहुमत अपने दल पर नहीं ला पाई, सहयोगी दलों के सहारे है। और ऐसे हालात में, और विपक्ष भी बहुत मजबूत है, यानी कि अब वो जो बात पहले 10 सालों की थी, वो वैसी मजबूत बीजेपी नहीं रही, प्रधानमंत्री उतने मजबूत नहीं रहे। और यही वजह है कि इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी को या प्रधानमंत्री को, जो उनकी एक छवि है कि वो नहीं मानते हैं, नहीं झुकते हैं मांगों के सामने, इस बार ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मौका है, इस बार ये चमत्कार हो सकता है, बीजेपी झुके, और जो मांग है, बिहार की मांग हो या जो टीडीपी आंध्र प्रदेश के लिए मांग रही है, वो सारी चीजें पूरी हो। क्योंकि सरकार अगर 5 साल तक चलाना है, तो जैसा वात्सल जी कह रहे हैं कि ये मेच्योर लीडर हैं, ये हल्के में इनकी मांगों को नहीं लिया जाना चाहिए। और अब इस बार राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से समीकरण बने हुए हैं, इससे ये मांग बहुत ही सही समय पर उठाई गई है। और उम्मीद किया जाना चाहिए कि बिहार के लोगों को इस बार खुशखबरी मिलेगी। बजट में हो सकता है स्पेशल पैकेज का प्रावधान किया जाए, और स्पेशल स्टेटस अगर टेक्निकल कारणों से नहीं हो पाएगा, तो स्पेशल पैकेज तो जरूर मिलेगा। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हमारे साथ रहे पटना से लाइव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वत्सल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को यही विराम देते हैं, और अपने दर्शकों से कहेंगे, और खास तौर पर जो बिहार के दर्शक हैं हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में जुड़ते हैं, उनसे कहेंगे कि आप कमेंट करके आप भी इस फोरम से भी मांग कीजिए। हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे कि स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप लोग अगर आवाज उठाएंगे तो सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि जनता की आवाज सरकार इग्नोर नहीं कर सकती, उसे सुनना ही पड़ेगा। फिलहाल कैप्टन हेडलाइंस में इतना ही। नमस्कार।